राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और अपना फीडबैक जरूर देके जाए कमेंट सेक्शंस में, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के साथ बेटर बना सकूँ और आप सभी के लिए बेनिफिशियल हो। तो लास्ट वीडियो में हमने हमारे सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, जिन्हें हम इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स भी बोलते हैं। तो डिस्क शेड्यूलिंग होती क्या है? It is a technique used by operating system to manage the order of disk input output request. तो डिस्क शेड्यूलिंग हमारी जो इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट्स के ऑर्डर को मैनेज करती है, वो हमारी होती है डिस्क शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग में हमने प्रोसेसेस की एग्जीक्यूशंस को मैनेज किया था। हमने प्रोसेसेस को एग्जीक्यूशन कैसे करवानी है, उनका टास्क कैसे कंप्लीट होएगा, उनका अराइवल, रेडी क्यू में जाना, रनिंग स्टेट में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करना, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी सीपीयू शेड्यूलिंग में प्रोसेसेस के लिए। अब डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स में हम पढ़ेंगे कि हमारी इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट कैसे एक्सेप्ट होती है, कैसे रिजेक्ट होती है, उनको मैनेज करने का ऑर्डर हमारा क्या रहता है, उनको हम कैसे हैंडल करते हैं। क्योंकि सीपीयू की जो इम्प्लीमेंटेशन या फिर एग्जीक्यूशन पावर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, उसकी स्पीड बहुत फास्ट है एज कम्पेयर टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के। क्योंकि हार्डवेयर जो हमारे होते हैं, सॉरी, वो बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं कंपेयर टू सीपीयू के। तो इसलिए उस चीज़ को मैनेज करने के लिए हमें डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स का यूज़ करना पड़ता है। और डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का मेन गोल क्या होता है कि ये हमारी परफॉर्मेंस ऑफ डिस्क ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करता है, कि कम से कम टाइम में हमें ज़्यादा आउटपुट मिले, ज़्यादा थ्रूपुट मिले, और हमारा जो एक्सेस टाइम रहे वो क्या रहे, कम रहे। रिड्यूस डाटा एक्सेस टाइम, वो डाटा एक्सेस टाइम को भी कम करता है, डिक्रीज करता है, और हमारे ओवरऑल सिस्टम की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। अब अगर हमें हार्डवेयर थोड़े फास्टर वे में इम्प्लीमेंट हमारा टास्क कंप्लीट करने लगेंगे, हमें इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट जल्दी से जल्दी मिल जाएगी, हम अपने इनपुट्स, अगर यूजर अपने इनपुट टाइम से दे पा रहा है, जनरेट कर पा रहा है, तो उसको सीपीयू को प्रोसेस करने में कम टाइम लगेगा। तो इसलिए ओवरऑल सिस्टम की एफिशिएंसी क्या हो जाती है, इससे इम्प्रूव हो जाती है। अब जो हम पढ़ेंगे इसमें, हम इसके सारे टाइप्स पढ़ेंगे और उसके बाद इसका मेन पर्पस क्या है आर्टिकल का, तो इसके बारे में एक छोटा सा बेसिक सा ओवरव्यू है। इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, जितने भी होते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट टाइम सीक, तो ये सारे हम इसमें पढ़ेंगे एंड हम उनकी इम्प्लीमेंटेशन को समझेंगे और फिर उन एल्गोरिथम्स को कैसे अप्लाई करते हैं, वो कैसे सिस्टम की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करते हैं और कैसे हम डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं फास्टर, ये सब हम पढ़ेंगे आज के हमारे डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्क शेड्यूलिंग क्या होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में। सबसे पहले तो ये है कि हमने मल्टीपल इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट भेजी हुई है प्रोसेसेस को शेड्यूल करने के लिए एक ही टाइम पे, कि डिस्क कंट्रोलर के पास हमने बहुत सारी रिक्वेस्ट भेज दी है कि मुझे ये हार्डवेयर भी चाहिए, मुझे ये इनपुट आउटपुट, ये प्रोसेस भी करवानी है, इसके लिए हम मुझे ये इनपुट चाहिए और इसकी आउटपुट जनरेट करनी। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारी जॉब्स होती है या फिर प्रोसेसेस होती हैं, इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट होती है। तो उन सबको कौन मैनेज करता है? डिस्क कंट्रोलर मैनेज करता है। बट एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोसेस को सर्व किया जाता है या फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है, बाकी सबको क्यू में वेट करना पड़ता है, एक लाइन में खड़ा होना पड़ता है, कि जैसे ही जो कोई आएगा वो अपना फर्स्ट वाली प्रोसेस का इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद, उसका जो टास्क है, उसकी जॉब परफॉर्म होने के बाद सेकंड वन का नंबर आएगा। तो हमें लाइन में लगना है, जैसे बैंक में पहला बंदा गया तो उसको पहले एक्सेस मिल जाएगी कि भाई पहले मेरा काम करो, फिर दूसरे वाले को, फिर तीसरे वाले को। तो ये वाली पॉलिसी रहती है। हमें ऐसे लगता है कि जल्दी जल्दी काम हो गया, तो मल्टीपल पैरेलल में चल रहा है, नहीं, यहाँ पे वन बाय वन सिंगल टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोसेस को शेड्यूल किया जाता है, सर्व किया जाता है डिस्क कंट्रोलर के द्वारा। एंड सेकंड, बाकी सारी जितनी भी रिक्वेस्ट होती है सबको क्या करना पड़ता है? वेट करना पड़ता है क्यू में, लंबी लाइन में। और जैसे जैसे इसमें ये भी लिखा है कि रिक्वेस्ट फार फ्रॉम ईच अदर इंक्रीज डिस्क आर्म मूवमेंट। डिस्क आर्म मूवमेंट हमारी होती है कि हमारा जो टाइम है ना, जितनी प्रोसेस उससे दूर होगी ना डिस्क कंट्रोलर से, वैसे वैसे उसकी आर्म मूवमेंट्स ना बढ़ती जाती हैं, हेड मूवमेंट्स जो होती हैं उसकी, वो इंक्रीज हो जाती है, और जैसे जैसे क्लोज आना स्टार्ट हो जाती है तो वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है।
हार्ड ड्राइव्स आर स्लो कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम नेसेसिटिंग एफिशिएंट एक्सेस। तो जैसे अभी हार्ड सॉफ्टवेयर जो हमारे होते हैं, हार्ड ड्राइव्स होती हैं, वो हमारी स्लो कंपोनेंट्स होती हैं एज कम्पेयर टू कंप्यूटर, वो बहुत ज़्यादा स्लो होती हैं, तो उनको एक्सेस करने में डाटा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो उस एक्सेस टाइम को रिड्यूस करने के लिए हम डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं। तो अब एल्गोरिथम्स को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हमें कुछ टर्म्स देखने को मिलेंगी, मतलब अब हम डायरेक्ट इन्हीं टर्म्स के साथ एल्गोरिथम्स और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो एक बार इनका ओवरव्यू कर लेते हैं हम कि इनको हम क्या बोलते हैं, क्या डेफिनेशन होती है, इनकी मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले आ जाता है हमारा सीक टाइम। सीक टाइम क्या होता है कि अब हमारा करंट पे जो हेड है ना, जहाँ पे उस पोजीशन से लेके जो हमें डाटा रीड या राइट करना है वहां तक पहुंचने के लिए, उस पोजीशन पे ट्रांसफर होने के लिए जो डिस्क की आर्म या हेड मूवमेंट्स जितनी भी होती है, जितना भी टाइम लगता है उसको उसको हम बोलते हैं सीक टाइम। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, टाइम टेकन टू पोजीशन द डिस्क आर्म टू ए स्पेसिफाइड ट्रैक फॉर रीडिंग और राइटिंग डाटा। अभी जो उसकी करंट सिचुएशन है, करंट पोजीशन है, उस जगह से उठ के उस डिस्क को अपनी करंट पोजीशन से उस पोजीशन पे जाना है जहां से उसे डाटा रीड और राइट करना है, उस ट्रैक तक पहुंचना है। तो उस ट्रैक तक पहुंचने में अपनी करंट पोजीशन से जितना भी टाइम लगेगा, उस टाइम को हम बोलते हैं सीक टाइम। और हमारा सीक टाइम मोस्टली क्या होता है, मिनिमाइज ही होता है। जैसे ऑप्टिमल डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स मिनिमाइज एवरेज सीक टाइम, वो हमारे एवरेज सीक टाइम को क्या कर देते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। उसके बाद आ जाती है हमारी रोटेशनल लेटेंसी। इसमें है कि किसी भी डिस्क के सेक्टर को रोटेट या फिर एक्सेस करने में एक पोजीशन तक पहुंचने के लिए रीड राइट हेड्स को हमने जितना डाटा एक्सेस किया है, स्टोर किया है, रिक्वायर किया है, तो उसके लिए जितना भी टाइम लगता है ना, रोटेशन के लिए भी मूवमेंट होती है उसकी एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाने के लिए, वो हमारा आ जाता है रोटेशनल लेटेंसी के अंदर। ये भी हमारा क्या होता है, मिनिमाइज होता है एल्गोरिथम्स के थ्रू। इसको भी हम क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा ट्रांसफर टाइम। अब हमें पूरा डाटा ट्रांसफर करने में डिस्क के ऊपर कितना टाइम लगा है, वो हमारा क्या होता है, ट्रांसफर टाइम। और हमारा ट्रांसफर टाइम किसके ऊपर डिपेंड होता है, हमारी रोटेशनल स्पीड के ऊपर एंड हमने कितना डाटा ट्रांसफर किया। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे मेंशन है कि अमाउंट ऑफ डाटा टू बी ट्रांसफर। तो अगर हमने कम डाटा ट्रांसफर किया होगा और हमारी रोटेशनल स्पीड ज्यादा होगी तो बहुत ही कम टाइम लगेगा। एंड अगर हमारा डाटा बहुत ज्यादा है, स्पीड भी अच्छी खासी है, तो फिर थोड़ा उससे ज्यादा लगेगा, क्योंकि 1 बिट और 2 बिट में ट्रांसफर करने में तो 1 वाली कम टाइम लेगी ना, 2 वाली तो ज्यादा ही लेगी। तो इसलिए अमाउंट ऑफ डाटा भी हमारा मैटर करता है कि हमने एक पेज भेजा है या फिर एक पीडीएफ भेजी है, तो ट्रांसफर टाइम उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद आ जाता है हमारा डिस्क एक्सेस टाइम। डिस्क एक्सेस टाइम के अंदर हम जब इन तीनों को कैलकुलेट कर लेते हैं ना, सीक टाइम, रोटेशनल लेटेंसी और हमारा ट्रांसफर टाइम, इन तीनों का एडिशन जब हो जाता है तो हमारा आ जाता है डिस्क एक्सेस टाइम, कि हमने पूरी डिस्क को एक्सेस करने में कितना टाइम लिया। उसके बाद आ जाता है हमारा टोटल सीक टाइम। टोटल सीक टाइम हमारा होता है कि हमने कितने हेड मूवमेंट्स लिए हैं स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। और सीक टाइम मतलब हर एक डाटा को करंट पोजीशन से एक डाटा को रीड और राइट करने के लिए कितना टाइम लगा है, उसको अगर हम दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को आपस में, तो हमारा हो जाएगा टोटल सीक टाइम। तो ये थी हमारी कुछ लेटेस्ट टर्म्स जो हमें आगे सीपीयू और डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स में देखने को मिलेंगी, तो इनको अच्छे से याद रखना। जैसे अब ये डायग्राम्स गिवन है यहाँ पे, तो डिस्क एक्सेस टाइम में हमारे कितना टाइम लगता है, सीक टाइम, रोटेशनल और ट्रांसफर टाइम का जो टोटल होता है ना, वो हमारा डिस्क एक्सेस टाइम आ जाता है। रिस्पॉन्स टाइम के अंदर हमारा डिस्क क्यूइंग डिले भी आ जाता है, कि कितनी देर उसको क्यू में वेट करना पड़ रहा है, कब वो लाइन में लगी थी हमारी रिक्वेस्ट, और उसके बाद उसे कब तक ट्रांसफर टाइम उसके जॉब कंप्लीट हुई है या फिर एग्जीक्यूट हुई है, प्रॉपरली एक्सेप्ट हुई है, तब तक का सारा हमारा क्या जाएगा, डिस्क रिस्पॉन्स टाइम। उसके बाद हमारा मेन गोल क्या है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स का, कि हमें सीक टाइम हमारा कम से कम चाहिए, जितना मिनिमाइज कर सकते हैं हम उतना सीक टाइम को क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, कम से कम करेंगे। लेकिन हमें थ्रूपुट जो है वो ज्यादा से ज्यादा चाहिए। टाइम हमें कम देना है लेकिन काम हमें ज्यादा निकलवाना है, ये मतलब है इसका कि हमें ज्यादा से ज्यादा काम करवाना है, इनसे ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करवा के अपनी इनपुट आउटपुट्स जनरेट करवानी है। मिनिमम लेटेंसी क्या थी, वही की रोटेशनल लेटेंसी
स्टोर और डाटा एक्सेस करने में कम से कम टाइम लगना चाहिए, मिनिमाइज करते हैं उसको। फेयरनेस होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होता इसमें। तो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स में मोस्टली सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है और रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन को एफिशिएंटली या फिर एफिशिएंसी के साथ यूज किया जाता है, इफेक्टिवली बिहेव करवाते हैं उसे। तो उसके बाद हमारे आ जाते हैं डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स में हमारे कौन कौन से आते हैं? 6 आते हैं हमारे, 6 डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स होते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आएगा और पहले काम करके चला जाएगा अपना। शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, छोटी जॉब को जिसमें कम टाइम लगेगा हमें उसकी रिक्वेस्ट को पहले एक्सेप्ट कर लेंगे, उसको फिर एग्जीक्यूट करके कंप्लीट करवा के उसका टास्क उसको भी फ्री कर देंगे, कंप्लीट हो जाएगी उसका भी जॉब। फिर उसके बाद स्कैन आ जाता है, सी स्कैन आ जाता है, लुक एंड सी लुक आ जाता है। तो ये थोड़ी कंफ्यूजिंग से हैं बट इजी हैं, इजीली हो जाएंगे। तो आज हम सिर्फ देखते हैं, 2 ही करेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एंड शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे हम स्कैन, सी स्कैन, लुक एंड सी लुक, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अगर हम सारे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स एक साथ कर देंगे ना तो वो सारा ना गुचड़ पुचड़ हो जाता, कुछ समझ में ही नहीं आता फिर। तो इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूट करके, डिवाइड करके 2 पार्ट्स में करते हैं हम। आज हम सिर्फ 2 एल्गोरिथम कंप्लीट करेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एंड शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। इसके साथ मैं पार्ट 2 मेंशन कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आपको देखने को मिलेगा स्कैन, सी स्कैन, लुक एंड सी लुक एल्गोरिथम। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सबसे सिंपल एल्गोरिथम होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। रिक्वेस्ट आर एड्रेस्ड इन द ऑर्डर दे अराइव इन द डिस्क क्यू, जिस ऑर्डर में वो आती हैं उसी ऑर्डर में उनको एग्जीक्यूट करवा देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो मैंने रिक्वेस्ट ली है 82, 170, 43, 140, 24, 16 एंड 190। तो इसमें क्या था? फर्स्ट सर्व एंड फर्स्ट कम। तो हमारी जो करंट पोजीशन है ना, हमें हमेशा गिवन होगी न्यूमेरिकल में कि हमारा हेड जो है रीड राइट वाला वो कहाँ पे प्रेजेंट है, 50 पे, 30 पे, 40 पे, 45 पे। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। तो अब इसमें रिटर्न है जैसे करंट पोजीशन ऑफ रीड राइट हेड इज 50, तो हमारा 50 पे था, तो सबसे पहले कौन सी आई हमारी 82, 82 पे चले गए हम। उसके बाद 170, फिर हम 170 पे आ गए यहाँ पे। उसके बाद उसके बाद था सिर्फ 43, 43 देन 140, 24, 20, 16 एंड एट लास्ट 19। तो ऐसे हमारा होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। उसके बाद इसमें ना हमें कैलकुलेट करना होता है, इनको ऐड ऑन करना होता है। 50 से 82 में 82 तक हमें कितने हेड मूवमेंट्स लेने पड़े हैं? 32। 32 प्लस में 82 से 170 तक कितने हेड मूवमेंट्स गए हैं? तो जितने जितने हेड मूवमेंट्स हमने किए ना उन सबको ऐड ऑन करके हमारे पास क्या आ जाएगा? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम का सीक टाइम हो जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाता है सेकंड। इसके एडवांटेजेस क्या होती हैं? इसमें हर एक रिक्वेस्ट को फेयर चांस मिलता है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। जब जैसे अराइव होगी उसको वैसे वैसे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती जाएंगी और डिस्क कंट्रोलर मिल जाएगा अपना काम कंप्लीट करने के लिए। इसमें कोई भी इनडेफिनेट पोस्टपोनमेंट कुछ भी नहीं होता, पहले आओ पहले अपना काम करके निकल जाओ। इसकी एक ही डिसएडवांटेजेस होती हैं, क्योंकि अब जो लंबी है इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट ज्यादा आर्म मूवमेंट्स चाहिए, हेड मूवमेंट्स ज्यादा होती है उनकी, तो हम सीक टाइम इससे ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, इसमें बेस्ट पॉसिबल सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते। इसमें जैसे आएगा वैसे ही जाएगा, तो इसका सीक टाइम एवरेज मिनिमम नहीं होता, मैक्सिमम ही रहता है। तो इसकी डिसएडवांटेजेस है। तो इसको कम करने के लिए हमने क्या कौन सा सेकंड मेथड, सेकंड एल्गोरिथम अप्लाई किया, वो था हमारा शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। अब जिसका टाइम पहले छोटा होगा ना, पहले हम उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। वैसे एक मतलब सजेशन है कि हमेशा जब भी हमें डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का कोई भी न्यूमेरिकल फाइंड आउट करना हो, तो इनको जो हमारे रिक्वेस्ट होती है ना ऑर्डर्स की, उसको हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लगाना बहुत इजी हो जाएगा उसके बाद कैलकुलेट करना। अब जैसे 50 अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लूँ, सबसे पहले 16 आ जाएगा, फिर 24, फिर 43। तो अब हम इसमें सबसे पहले शॉर्टेस्ट सीक टाइम फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे करेंगे? 50 के सबसे करीब कौन सा आएगा? 43। तो हम सबसे पहले किस पे जाएंगे? 43 पे। अब 43 से कौन सा आएगा? 24। 24 के बाद सबसे छोटा टाइम
हेड मोमेंट्स कितनी है 16 पे, एंड 16 के बाद 82, देन 140, 170 और 199। वही अगर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में आ रहे थे तो हम 82 पे जा रहे थे, फिर 170 पे, फिर 43 पे, तो कभी इधर वाली साइड कभी इधर वाली साइड, तो हमारी हेड मूवमेंट्स थी वो बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए हम सीक टाइम को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाए थे। लेकिन इसमें अगर हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा मिनिमाइज हो जाएगा, सीक टाइम हमारा कम हो जाता है। तो ये हमारे हैं दो एल्गोरिथम्स आज कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट एल्गोरिथम्स हम कल की वीडियो में करेंगे। इससे पहले इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की हमारी डिसएडवांटेजेस थी ना, वो इसकी एडवांटेजेस है। ये हमारे रिस्पॉन्स टाइम को डिक्रीज कर देता है, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम को, और हमारे थ्रूपुट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। बट इसकी अब इसकी भी डिसएडवांटेजेस थी। ओवरहेड इन्वॉल्व इन कैलकुलेटिंग सीक टाइम इन एडवांस। हमें सीक टाइम को एडवांस में कैलकुलेट करने के लिए ओवरहेड हो जाता है कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाते हैं, एंड कैन कॉज स्टार्वेशन फॉर रिक्वेस्ट विद हायर सीक टाइम्स। छोटे रिक्वेस्ट के लिए तो बहुत यूजफुल है ये, बट जैसे ही जैसे हमारे पास लॉन्गेस्ट जॉब आ जाती है तो उसके लिए स्टार्वेशन हो जाता है रिक्वेस्ट के अंदर, उस तक पहुंचने में वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेता है, रिस्पॉन्स टाइम उसका बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। एंड हाई वेरिएंस इन रिस्पॉन्स टाइम एज शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट फेवर्स ओनली सम रिक्वेस्ट। ये सिर्फ कुछ ही जॉब्स को फर्स्टली फेवर करता है, तो इसलिए ये इसकी डिसएडवांटेजेस है। अब इन डिसएडवांटेजेस को कम करने के लिए हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारी जो 4 सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच गाइस। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो एक बार दोबारा से जाके 2x पे देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा, इतने टफ नहीं है। इसमें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए मैंने आज पहले सिर्फ 2 करवाए हैं। कल हम लास्ट के 4 करेंगे अच्छे से, न्यूमेरिकल के साथ भी इनके प्रीवियस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच। राधे राधे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। राधे राधे। थैंक यू सो मच।